हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 9 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमने थोड़ा सा कुछ बेसिक लिया हुआ है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इसके बाद में एक्सरसाइज पे आएंगे हम। ठीक है, तो इसके बेसिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जो भी आप चैप्टर स्टार्ट किया करो, उसका कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर हमें समझ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जिसमें से मैंने पॉइंट लिए हुए हैं यहाँ पे बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, और मैंने लिया है रेखा, किरण व रेखाखंड में अंतर भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु, ठीक है, बिंदु किसे कहते हैं। तो एक बिंदु, ये बिंदु की परिभाषा फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना मैंने लिखा है आप चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसे। बिंदु क्या होती है, तो बिंदु की देखो, एक बिंदु वह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूँ, मान लो कि ये एक मैंने पॉइंट रख दिया, अब इसकी आप लंबाई बताओ क्या है, चौड़ाई बताओ क्या है, और ऊंचाई बताओ क्या है। ठीक है, तो इसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई होती है। इसको केवल एक सादे पेपर पे डॉट करके दर्शाया जाता है, और कह सकते हो कि A to Z से, मतलब ABCD या PQR कुछ भी नाम देकर कैपिटल लेटर से इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने कहा ये कोई बिंदु है, तो इसका नाम हम दे सकते हैं, मान लो ये B बिंदु है, बस इसका नाम हम दे सकते हैं कि ये B बिंदु है, बस। और इससे ज़्यादा इसमें ना तो इसकी लंबाई होती है, ना ही इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, बिंदु समझ में आई होगी आपको। ठीक, नेक्स्ट है हमारी रेखा। देखो रेखा क्या होती है, तो एक रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कि एक रेखा है, उसकी चौड़ाई होती है या नहीं, तो एक बात मुझे बताओ कि ये मैंने जैसे एक रेखा खींची, ये एक रेखा खींच दी, ये मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक रेखा खींची। अब मैंने कहा कि इसकी चौड़ाई होती है, तो कौन बताएगा इसकी चौड़ाई होती है? कहीं इसकी चौड़ाई दिखाई दे रही है? नहीं। तो इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है रेखा की। ठीक है, रेखा की केवल क्या होती है, लंबाई होती है, ना ही इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी मोटाई होती है। ठीक है, मोटाई भी थोड़ी बहुत देख सकते हो। तीसरा नंबर है हमारा यहाँ पे रे, किरण। एक दिशा में बढ़ाए गए रेखाखंड AB को किरण AB कहते हैं। इसका मतलब एक और भी है कि एक किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। जैसे मैंने कहा किरण क्या होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस पॉइंट से किरण का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किरण का एक पॉइंट होता है जहाँ से वो स्टार्ट होती है, चलती है। ठीक है, अब वो कहाँ तक जाएगी, मतलब चलती जाती है। आप देख सकते हो ये एक किरण है। जैसे एक दिशा में बढ़ाए गए रेखाखंड, एक दिशा में बढ़ाए गए रेखाखंड इस दिशा में चल रहा है। AB को मान लो, यहाँ पे मैं नाम दे दूँ इसको, सॉरी यहाँ पे पॉइंटर नहीं है, A और B। AB को किरण AB कहते हैं, मतलब ये क्या है, किरण AB है। ठीक है, एक किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं माप सकते। ठीक है, कितनी दूर तक फैल सकती है कोई पता नहीं है। ओके, तीसरा है हमारा लाइन सेगमेंट, चौथा है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो, रेखाखंड। एक रेखाखंड का कुछ भाग, एक रेखा का कुछ भाग, एक रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं कि एक रेखा, मान लो कोई रेखा, जैसे मैंने ये रेखा खींची। ठीक है, ऊपर अभी मैंने बताया रेखा, तो एक रेखा का कुछ भाग, मतलब ये रेखा मैंने खींचा, इसका कुछ भाग मैं कह सकता हूँ ये, इसमें से कुछ भाग, मतलब पूरी नहीं होती है रेखाखंड। ठीक है, एक रेखा का कुछ भाग रेखाखंड कहलाता है। इसके दोनों सिरे होते हैं, क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सिरे होते हैं। दोनों तरफ इसको क्या करते हैं, बढ़ाया जा सकते हैं। इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसे AB या BA के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसे AB या BA के रूप में लिखते हैं। इसकी लंबाई भी होती है, आप देख सकते हो इसकी क्या होती है, लंबाई भी
होती है। इसकी लंबाई को नापा भी जा सकता है। इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई को नापा भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक को मैंने रेखाखंड, जैसे मैंने एक रेखा खींची, ये रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। अब इस रेखा को हम आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट आपको मिले हैं ए और बी, इसका ही तो खंड है, ये इसका ही तो, इस रेखा का ही तो भाग है, तो इसी भाग को हम क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे, ठीक है। इसके आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई भी होती है और इसकी लंबाई को हम नाप भी सकते हैं, मतलब इतना नाप के हम लिख भी सकते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ पड़ा होगा ये। इसकी लंबाई को नापा भी जा सकता है, तो इसकी लंबाई को आप नाप कर भी लिख सकते हो स्केल से कि ये कितनी लंबाई है, कितनी लंबी है, ठीक है। तो रेखाखंड भी आपको समझ में पड़ गया होगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, रेखा किरण व रेखाखंड में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो रेखाखंड, जैसे कि मैंने अभी बताया, रेखाखंड क्या होता है, देख सकते हो रेखाखंड, इसके 2 सिरे होते हैं, आप देख सकते हो 2 सिरे होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से क्या होते हैं, इनके 2 सिरे होते हैं। और किरण जो होती है फ्रेंड्स, किरण जो देख सकते हो, इसका किरण जो होता है, इसका केवल एक ही सिरा होता है, क्योंकि दूसरा जो चलता है ना, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा या कहाँ तक जाएगा, तो दूसरे इसका एक ही सिरा होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए आप टॉर्च जला के देख लीजिएगा कि जो भी किरण चलेगी वो टॉर्च से ही चलेगी, ठीक है। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक जो आइटम्स है उसमें से उसको जलाकर देख सकते हो कि जब भी रात में आप टॉर्च लगाओगे तो जैसे ही टॉर्च जलेगी उसकी किरण का अनुमान लगा सकते हो नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किरण की देख लेना, इसका एक ही सिरा होता है। रेखा हमने आपसे बता ही चुकी है कि रेखा क्या होती है, इसका कोई सिरा नहीं होता, इसका कोई सिरा नहीं होता। आप देख सकते हो, इसको इधर भी मैं बढ़ा सकता हूँ और इधर भी बढ़ा सकता हूँ, ये होती है रेखा। तो आप इन तीनों को देख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो रेखा ये भी आपको क्वेश्चन में, मतलब एक्सरसाइज में भी आपसे पूछेगा ये रेखा कैसे है, इधर देख सकते हो, ऐसे डिनोट करना पड़ेगा आपको। किरण का इधर देख सकते हो, ए बी के ऊपर मैंने एरो लगाया हुआ है किरण के जैसे, और ए बी के ऊपर, ये भी ए बी के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, रेखा लगाया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। चलिए कुछ और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो चलिए ये कुछ और पॉइंट है हमारे इस बेसिक कॉन्सेप्ट के, जिसके बाद में हम एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं, तो संरेख बिंदु क्या होते हैं फ्रेंड्स कि 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख होते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हों। कैसे बिंदु संरेख होते हैं, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख होते हैं यदि वो सभी एक ही बिंदु पे क्या हों, स्थित हों। दूसरी बात, यदि ये समान रेखा पर स्थित ना हो, मतलब उसी रेखा पर स्थित ना हो, तो ये बिंदु जो होते हैं क्या होते हैं, असंरेख होते हैं। क्या होते हैं, असंरेख होते हैं या असंरेख कहलाते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा ये एक मैंने रेखा खींची, अब इस पर मैंने एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिखा, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ये आप देख सकते हो किस पर है, ये एक ही रेखा पर है ना, मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक संरेख होते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ये यदि एक ही रेखा पर, मैं कह सकता हूँ कि वे सभी एक ही रेखा पर यदि स्थित हो तो क्या होगा, ये संरेख बिंदु होगा। और फिर यदि ये समान रेखा पर स्थित ना हो, मतलब इस पर स्थित ना होकर किसी दूसरी रेखा पर स्थित हो, तो वो क्या होंगे, असंरेख होंगे या फिर असंरेख असंरेख कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, देख सकते हो समवर्ती रेखाएं। समवर्ती रेखाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, तो समवर्ती रेखाएं देख सकते हो कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं यदि वे सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा कि ये एक क्या है, बिंदु है। ठीक है, अब 3 मतलब 1 2 3, ठीक, 3 रेखाएं समवर्ती रेखा, मतलब 3 या 3 से अधिक रेखाएं समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं यदि वे सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। अब देखो इधर जरा, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसमें कितनी रेखाएं, बहुत सारी हैं। गुजर कहाँ से रही हैं, एक ही बिंदु से गुजर रही ना, तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी समवर्ती रेखाएं। क्या कहलाएंगी, समवर्ती रेखाएं कहलाएंगी।
संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स, और समवर्ती रेखा देख सकते हो कॉन्ग्रुएंट लाइंस। एंड अब आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं यदि इनका एक प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यदि एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होता है तो उस रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। मान लो कि प्रतिच्छेदी बिंदु जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो केवल इस प्रकार से। अब इनका प्रतिच्छेदी बिंदु कितना होता है? तो एक ही होता है। आप देख सकते हो कि यहीं पे क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु कितना होगा? एक। तो ये क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है। तीसरा आता है हमारा पैरेलल लाइंस, चौथा आता है पैरेलल लाइंस, जो कि इसका मतलब होता है समांतर रेखाएं। ठीक है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो समांतर रेखाएं फ्रेंड्स वो होती हैं कि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद न करती हों। एक ही तल में दो रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद ना करती हों उसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कहा एक रेखा मैंने ये खींचा ए और एक मैंने ये खींच दिया बी। ठीक है। ये दोनों इस प्रकार की रेखाएं हैं जो कभी भी क्या करेंगी? कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब जहां तक इनको अनंत तक अगर बढ़ाओगे तो इनके जो बीच की दूरी है फ्रेंड्स वो क्या होगी? बराबर होगी। बीच की जो दूरी है इनकी, ये जो दूरी है इनकी बीच की, ये क्या होगी? बराबर होगी। तभी ये क्या कहलाएंगी? समांतर कहलाएंगी। ठीक है। एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद ना आपस में करें, मतलब कितनी भी दूरी से बढ़ा दो, अनंत तक बढ़ा ले जाओ, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए ये क्या होंगी? ये समांतर होंगी। मतलब ए समांतर होगा बी के। ठीक, ये समांतर का चिन्ह होता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे एक्सरसाइज 9.1 के चैप्टर 9 का, जिसको हमने आपको प्रोवाइड कराया। आप इसे ठीक प्रकार से रट लो ताकि एक्सरसाइज में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अगर आएगा भी तो आप एडजस्ट करेंगे उसे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 9.1, जो कि दिया गया है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और इससे पहले कि हमने थोड़ा आपको बेसिक भी इसका समझाया है, बताया है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु की विमाएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बिंदु की विमाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है। तो जैसे कि एक बिंदु है, मान लो ये, और मैंने अभी बेसिक में बताया था कि बिंदु केवल एक पॉइंट होता है जिसको किसी लेटर से हम दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो ये ए पॉइंट है। ठीक है। तो आप इस बिंदु की क्या विमाएं बताओगे? बताओ इसकी कितनी विमाएं हैं? कुछ नहीं, है ना, एक पॉइंट ही तो है इसका। ठीक है। तो इसकी जब कोई विमाएं नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं? जब कुछ नहीं है तो मैथ में लिखा जाता है कि एक पॉइंट का जब ना तो लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई कुछ नहीं, तो इसका क्या लिखेंगे? हम जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। एक बिंदु की विमाएं ज्ञात कीजिए बता, तो एक बिंदु की विमाएं क्या होंगी? जीरो। ठीक है। एक ठोस की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठोस की विमाएं हमें बताना है कि ठोस की विमाएं, ठोस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि एक, मान लो कि ठोस की विमाएं, जैसे मैंने कहा एक हम घनाभ बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है। तो इसकी आधार भी होती है, आधार ऊंचाई ये सभी होती है ना। लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो इसमें जैसे एक मान लो कि ये लंबाई है। ठीक है। और ये ऊंचाई है, और इसकी जो ये साइड है ये क्या हो जाएगी? लंबाई, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है। ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई। तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3। ठीक है। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तो कितनी हो जाएंगी ये विमाएं कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो एक ठोस की विमाएं कितनी होती हैं फ्रेंड्स? 3 होती हैं। ठीक है। एक ठोस की विमाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और एक सतह की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक सतह की विमाएं कितनी होंगी? लंबाई चौड़ाई 2 ही होती हैं। ठीक है। तो हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 होती हैं। एक सतह की विमाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब यहाँ पे बात है कि 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतलों
की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझना होगा कि तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाली तीन असंरेख और संरेख की मैंने बताया आपको कि संरेख क्या होती है कि तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, संरेख। और अलग अलग स्थिति में अगर स्थित हो तो क्या कहेंगे, उसे असंरेख। कहने का मतलब यह है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि तीन असंरेख। संरेख क्या होता है कि एक ही रेखा पर तीन बिंदु हों या तीन से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा P, Q, R, S, तो ये क्या होगी, संरेख। और असंरेख क्या होगी, मान लो कि एक अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी, असंरेख होगी। अब ये पूछ रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको अगर हम मिलाएंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो कितने समतल बन रहे हैं, एक ही तो बन रहा है, एक ही तो समतल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, ठीक है। तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतलों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। कितनी होगी, एक होगी। सतह की सीमाओं के नाम बताओ। सतह की सीमाओं के नाम बताओ। तो ये सतह की सीमाओं के नाम हम बता सकते हैं। जैसे कि सतह की सीमा क्या होगी, तो सतह की सीमा जानते हैं, तो सतह क्या होता है, मान लो किसी की अगर सतह है, ठीक है, तो वो कैसी हो सकती है, या तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है इस प्रकार से, ठीक है, और या तो वो सीधी हो सकती है, या तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है या तो वो सीधी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं कि जो टेढ़ी मेढ़ी, मतलब इसे लिख सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी, तो उसको कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। या तो आप इसका आंसर वक्र भी लिख सकते हो, या तो इसको लिख सकते हो सीधी रेखा, ठीक है, सीधी भी लिख सकते हो, सीधी रेखा के समान भी लिख सकते हो, या तो फिर सीधी लिख सकते हो, सीधा, और नहीं तो फिर वक्र, ठीक है। ठोस की विमाओं के मतलब ठोस की विमाओं के नाम लिखिए। ठोस की विमाओं के नाम लिखने में, ठोस की विमाएं क्या होती है भाई, ठोस की विमाएं होती हैं पृष्ठ, क्या होती हैं, पृष्ठ होती हैं। तो हम ठोस की विमाओं के नाम लिख दें। ठोस की विमाएं क्या होती हैं, पृष्ठ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यदि दो बराबर संख्याओं में एक बराबर संख्या जोड़ी जाती है तो परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये जो आपको दिया गया है, तो परिणामी संख्याएं बराबर होती है या है अभिग्रहित। नंबर ए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये अभिग्रहित होगा, परिभाषा होगी, उपपत्ति होगी, या फिर अभिधारणा होगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर जाकर देखिएगा 180, तो वहां पे 9.10 आपको मिल जाएंगे यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित, ठीक है। तो उसमें आपको ये पढ़ोगे जब उसे, तो समझ में पड़ जाएगा कि ये क्या है, अभिधारणा है या फिर अभिग्रहित है, परिभाषा है कि उपपत्ति है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन जैसे कह रहा कि यदि दो बराबर संख्याएं, मान लो कि दो बराबर संख्याएं, मैंने कहा दो बराबर संख्या मैंने ली कि इधर भी मैंने 3 ले ली, और ये दोनों बराबर संख्याएं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। अब कह रहा है कि दो बराबर संख्याओं में एक बराबर संख्या जोड़ी जाती है। मतलब एक कोई संख्या है, दोनों तरफ बराबर करके जोड़ी जाती है। मान लो इधर भी मैंने 2 जोड़ दिया, ठीक है, और इधर भी मैंने 2 जोड़ दिया, तो क्या हुआ, तो परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। परिणामी संख्या, परिणामी का मतलब इधर क्या होगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, अभिग्रहित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिग्रहित, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिया गया है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में का कि एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो कोई एक अगर बिंदु दे दी जाए, यहाँ पे मान लो ये बिंदु है, तो इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो। तो एक बिंदु से, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब इस प्रकार से चाहो तो जितनी रेखाएं आप चाहो तो खींच सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत, ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसको हम लिख देंगे अनंत। क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। दूसरा है कि एक रेखा के निरूपण हेतु कितने बिंदु की आवश्यकता होगी। एक रेखा जैसे हमें बनानी है तो उसके लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए। एक रेखा जैसे मान लो कि कोई रेखा हमें खींचनी है तो उसके लिए कितने बिंदु होने चाहिए। तो उसके लिए हमें कम से कम ये जान लो कि 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। मान लो कि हमें एक ए पॉइंट है
और एक ये पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम खींचेंगे तो कितने बिंदु हुए, एक और एक, ये दोनों कितने हो गए मिलकर, दो। तो हम लिखेंगे दो बिंदु की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक रेखा के निरूपण, निरूपण का मतलब होता है निर्माण या फिर खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, तो हमें दो बिंदु की आवश्यकता होगी। क्या रेखा की कोई लंबाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एक रेखा दोनों तरफ चलती रहती, तो ये बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है, तीन संरेख बिंदुओं से निर्धारित होने वाले रेखाखंडों के नाम बताइए। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन संरेख क्या होते हैं, जो एक ही रेखा पर स्थित हो। मतलब ये एक रेखा है, इसमें मान लो तीन है, तीन संरेख बिंदु हो, तो तीन संरेख मान लो कि एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि निर्धारित होने वाले रेखाखंड कौन कौन से होंगे। जैसे मैंने कहा देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, एक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक, फिर यहाँ से बी से लेकर सी तक, मतलब ए बी एक रेखाखंड हो जाएगा और बी सी एक रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ए बी तो हो जाएगा एक रेखाखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी। तो मतलब ये तीन रेखाखंड में एक रेखा से मिलते हैं। तीन संरेख बिंदुओं से निर्धारित होने वाले रेखाखंड का नाम बताइए, तो यही है इसका नाम। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक। बाकी के बचे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग देखना, वीडियो को देखकर बताना वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको समझ में पड़ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।